हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। तो आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आइए 23 जुलाई की करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हॉर्मुज स्ट्रेट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन देशों के बीच स्थित है? ए जावा एंड सुमात्रा, बी ईरान एंड यूएई, सी इंडिया एंड मालदीव्स, या डी यूके और फ्रांस। इसका सही उत्तर है बी, ईरान और संयुक्त अरब अमीरत के बीच में यह स्थित है। इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि हॉर्मुज जल मरुमध्य, जिसे स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में, फारस की खाड़ी जो कि पश्चिम में स्थित है और ओमान की खाड़ी जो कि आपकी पूर्व में स्थित है, तो अरब सागर से इसको जोड़ती है। कई बार पूछ लिया था किन सागरों के बीच में भी ये स्थित है, ठीक है। तो कई बार ये पूछे। इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इस मैप के माध्यम से आप देखिए, अगर आप इस मैप को ठीक से देखें ना, तो आपको यह जरूर पता चल जाएगा। तो देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि यहां स्थित है ना, ये पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। ये ओमान है आपका, ये यूएई, ठीक है। ओमान देखिए यहां से ये, और ये आपका ईरान, इनके देशों के बीच में तो ये हो गए। और पर्शियन गल्फ और ओमान, इन दो सागरों को ये जोड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। क्यों इसे तेल का चौक पॉइंट कहते हैं? तो इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सारे ना तेल के भंडार हैं। यहां तेल के खनिज बहुत है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेल यहीं सबसे एक्सपोर्ट होते हैं, यही सब कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं, आपको पता होना चाहिए। आइए इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हाल ही फिलहाल में स्टेट और चैनल न्यूज में रहे ना, उनको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं किन देशों के बीच में है वो सब। जैसे कि 10 डिग्री चैनल की बात करें तो कार निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान निकोबार के बीच में है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न आ चुका है एसएससी में, ठीक है, यूपीएससी में ये सब पूछा जा चुका है। डेविस स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। हाल ही में ये न्यूज में था अभी। पाक स्ट्रेट, नाम तो पाक है लेकिन किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप भारत का जब मैप देखेंगे ना, ये नीचे वाला, तो यहां से ये जो पार्ट ये ऐसे ना, ये पाक स्ट्रेट है, ठीक है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में है। फार्मोसा स्टेट ताइवान और चीन के बीच में है। देखो, वन चाइना पॉलिसी, टू चाइना प्रिंसिपल, ये आपको पता होगा। उसके तहत अगर आप इसको थोड़ा बहुत उस पॉइंट पे जानते हैं तो आप बता देंगे इसका आंसर। देखिए, चाइना हमेशा अपना स्वामित्व जताता रहा है, ताइवान को बताता है उसका इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है। कुछ कंट्रीज ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य मानती हैं, लेकिन चाइना और कुछ कंट्रीज चाइना का इसको पार्ट मानते हैं, ठीक है। अगला है स्टेट ऑफ टार्टरी, रूस और चाइना के बीच में है। यूकाटियन स्टेट मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। क्यूबा वही कंट्री है, आपको याद होगा कोल्ड वॉर के टाइम जब यूएसएसआर था ना, तो इन्होंने क्या किया था, यहां पर मिसाइल अपनी तैनात की थी, जिसके तहत यूएसए से इनके रिश्ते और खराब होते चले गए थे। मैसीना स्टेट इटली और सिसिली के बीच में है। कोरंटो स्टेट इटली और अल्बानिया के बीच में है। कुक स्टेट न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्वी द्वीप और दक्षिण द्वीप के बीच में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोजाम्बिक चैनल, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। जैसे ही आप अफ्रीका का मैप देखेंगे ना, तो अफ्रीका का जब मैप देखें तो मेडागास्कर है उसके पास, ठीक है। वहीं बब अल मंदाब यमन और जिबूती के बीच में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेरिंग स्टेट रूस और अमेरिका के बीच में है। वहीं स्टेट ऑफ मलक्का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान सागर जो कि इंडियन ओशन में, और दक्षिण चीन सागर जो कि प्रशांत सागर में, इनके बीच में स्थित है। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एलआईसी ने ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी की पेशकश करने के लिए, मतलब कुल मिलाकर बेचने के लिए, किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है? ए आईडीएफसी बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईसीआईसी बैंक, या डी एक्सिस बैंक। इसका सही उत्तर है ए, आईडीएफसी फर्स्ट क्लास बैंक के साथ अभी हाल ही में समझौता हुआ है। उसी के साथ ये आप जान लीजिए एलआईसी ने ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसियों को देने के लिए ना, कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत, व्यवस्था क्या नाम है? कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ये समझौता किया है। यह टाई अप 1 करोड़ से अधिक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्राहकों के बीच वेबसाइट के माध्यम से एलआईसी पॉलिसी खरीदने में मदद करेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके सीईओ वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप ध्यान रखिएगा, तो वैद्यनाथन है। एलआईसी का सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलआईसी एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने कीर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, या डी मिनिस्ट्री ऑफ आपका डिफेंस। ध्यान रखिएगा, इसको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, खेल मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है?
तो सबसे पहला एक कि खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, पहला प्रश्न यहां से आप तैयार हो गया कि खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया ने युवा एथलीटों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए कीर्ति खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका पूरा नाम ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, खेलो इंडिया का। तो इसका क्या नाम है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इन्फॉर्मेशन। वही कार्यक्रम आईटी उपकरणों का उपयोग करके 100 दिनों के भीतर 1 लाख युवा एथलीटों को आकलन करके उनको तैयार करेगा। इसका लक्ष्य है, कई बार प्रश्न आ सकता है। तो 1 लाख युवा तैयार किए जाएंगे एथलीट 100 दिन के अंदर। इन आकलनों में 5 प्रमुख विषयों को शामिल किया जाएगा। तो कौन कौन से खेल शामिल किए जाएंगे, पहला एथलेटिक्स, दूसरा फुटबॉल, तीसरा वॉलीबॉल, चौथा कबड्डी और 5वां खो खो। तो ये याद रखिएगा 5 विषय हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मानवीकरण और अनुसंधान एवं विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है। आपको पता होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, देखो नाम ही इसका बता रहा है इंडियन स्टैंडर्ड्स की, भारत के ना किसी भी चीज को स्टैंडर्ड एक मापदंड बनाने के लिए काम आता है। वो सर्टिफिकेट कौन प्रदान करवाता है, BIS, ठीक है। तो बताइए किसके साथ इन्होंने भी हाल ही साझा किया है, A IIT बॉम्बे, B FSSAI फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या D IIT दिल्ली। इसका सही उत्तर है C। तो अभी हाल ही में IISc के साथ इन्होंने समझौता किया है। उसी के साथ ये ध्यान लीजिए कि भारतीय मानक ब्यूरो ने मानवीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए BIS मानवीकरण चेयर प्रोफेसर स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ यह समझौता हासिल किया है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको पता है कि भारत बहुत कम खर्च करता है, 1% ऑफ GDP से भी कम, ये आपको पता ही होगा। तो इतने कम करने के लिए ना तो BIS ने यह समझौता किया ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अच्छा किया जा सके। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, अकादमिक पाठ्यक्रम में मानवीकरण को एकीकृत करना और मानवीकरण गतिविधियों में शिक्षाविदों को शामिल करना और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, यह ध्यान रखना। वहीं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अधिनियम 2016 के तहत इसको स्थापित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है ये, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, ISI की जगह इसने ली है, ठीक है। ISI आतंकवादी संगठन नहीं, ISI भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। इंडियन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट, जिसे 1947 में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। BIS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके निर्देशक कौन है, प्रमोद कुमार तिवारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है, A पुणे, B कोलकाता, C कोची या D कोहिमा। इसका सही उत्तर है B कोलकाता में हाल ही में इसका पुनर्निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखिए, उद्घाटन हुआ है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं कहूं कि किसकी राजधानी है, वेस्ट बंगाल की, यहां की CM कौन है, यहां की CM है ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। अच्छा, अगर एक चीज आपसे पूछूं, गवर्नर कौन है यहाँ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नर कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्रीय खनन मंत्री हमारे कौन है, किशन रेड्डी, ठीक है, जिन्होंने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, जिसको बोलते हैं NLFC, अगर क्वेश्चन आता है NLFC समटाइम्स इन न्यूज क्या है, तो आपको ध्यान रखना, ये भूस्खलन का पूर्वानुमान लगाने के लिए केंद्र है, इसका उद्घाटन, ठीक है, जिसका उद्घाटन किशन रेड्डी द्वारा किया गया है, ठीक है, जिसे भू संकेत वेब पोर्टल भी इसके साथ लॉन्च किया गया है, साथ में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। NLFC का उद्देश्य सटीक पूर्वानुमान के लिए वास्तविक समय डेटा को एकत्रित करते हुए लाइव पूर्वानुमान रिपोर्ट को तैयार करना है, ताकि प्रारंभिक चेतावनी बुलेटिन प्रदान करके भूस्खलन के खतरों को कम किया जा सके। भूस्खलन क्या होता है, आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में या कोई भी क्षेत्र ऐसे हों जहां पर जो पेड़ है ना, उसकी जड़ें इतनी अच्छे से मृदा को पकड़ नहीं पाती हैं, उसके कारण क्या होता है कि पानी धीरे धीरे रिस्क है ना, तो ये जो एक ये जो पार्ट है, अगर ये गिर जाता है ना, तो इसे कहते हैं भूस्खलन, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि मेलबर्न 2024, ठीक है, IFFM मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल के भारतीय फिल्म महोत्सव में किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A अमिताभ बच्चन, B रणबीर कपूर, C विराट कोहली या D रामचरण। इसका सही उत्तर है D रामचरण को हाल ही में
मेलबर्न 2024 के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाल ही में अभी अवार्ड्स दिए गए उनको रिवाइज कर लेते हैं। बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं, तभी मैंने इनको यहाँ एक ही जगह आपके लिए तैयार कर दिया है। तो विश्व प्रेस फोटो 2024 किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सलीम को। आर्यभट्ट पुरस्कार पावित्रुबा सुब्बाराव को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल ताराग्रांड को दिया गया है। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 प्रिट्जगर पुरस्कार, इसे आर्किटेक्चर जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कहते हैं, रिकेन यामामोटो को दिया गया है। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को दिया गया है। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया है। AISS मानववादी पुरस्कार 2024 रतन टाटा को दिया गया है। 2023 में बिल गेट्स को दिया गया था। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, इसे आलोक शुक्ला को दिया छत्तीसगढ़ के। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार करते एवी विंटरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक को दिया है कैरो सिंह की बुक के लिए, ठीक है, ट्रांसलेटर इसका माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, असम की रहने वाली है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गगनाई को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राजीव गांधी नागरिक अभ्यस्तम योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ये तेलंगाना ने हाल ही में इसको शुरुआत की है, ठीक है। इसके तहत यह कि आपको याद रखना है कि तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत ना जो भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे ना और मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, उन सबको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अच्छा, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? तो SC ST, OBC, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, EWS के, ये बस इतने ही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। मुख्यमंत्री है यहाँ के A रेवंत रेड्डी, गवर्नर है CP राधाकृष्णन और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। अच्छा, आंध्र प्रदेश के भी हाल ही फिलहाल में राजधानी बनी है अमरावती, आपको ध्यान है, ठीक है, अमरावती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 10वें अफ्रीकी राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ है? इस A शाद, B आइवरी कोस्ट, C सेनेगल या D इजिप्ट? इसका सही उत्तर है B आइवरी कोस्ट। अभी हाल ही में अफ्रीका का देश है जो 10वें सदस्य के रूप में इसको ज्वाइन किया UN वाटर कन्वेंशन को। इसी के साथ आपको यह ध्यान रखा है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, जिसे ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स और अंतरराष्ट्रीय झीलों के संरक्षण उपयोग पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था और 1996 में लागू हुआ था। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, मतलब लीगली बाइंडिंग है, जो साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देती है और सतत विकास लक्ष्य SDG जिनमें 17 गोल हैं, उनमें से छठा गोल है उसका समर्थन भी करती है, शांति और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है। इराक मार्च 2023 में मध्य पूर्व के पहले देश के रूप में इसे ज्वाइन किया हुआ था। वहीं नामीबिया 2023 में दक्षिण अफ्रीका के पहले देश के रूप में इसे ज्वाइन हुआ था और पनामा जुलाई 2023 में होने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बना था। कुल सदस्य इसके 47 हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस EU के और 27 सदस्य, टोटल कितने हो गए आपको पता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? A कर्नाटक, B आंध्र प्रदेश, C उड़ीसा या D मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर है D मध्य प्रदेश राज्य भी हाल ही में इस पे रैंक 1 पे रहा है, आपको ध्यान रखना है। साथ में ये आपको ध्यान रखना है कि PM स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए मुफ्त ऋण के साथ शहरी सड़क विक्रेताओं को प्रभावी ढंग से मदद करने के लिए लाई गई थी, ठीक है। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? तो कोविड-19 आई थी, उस महामारी के बीच आपने देखा होगा कितने लोगों का रोजगार छिन गया था, तो उसको 2020 में लॉन्च किया गया था उनको उभारने के लिए, जिसके तहत 50,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा था बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के। तो असम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली नगर निगम जिसे MCD है ना अपनी, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला अर्बन लोकल बॉडीज में नंबर 1 पे है। वहीं यहाँ के CM कौन है? मोहन यादव। कहाँ की बात हो रही है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM कौन है? मोहन यादव। राज्यपाल इसके हैं गंगूभाई सिंह पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू एम्बेसडर बने हैं हाल ही में, बताइए। A तरनजीत सिंह संधू,
बी मनोज सोनी, सी विनय क्वात्रा या डी राजेंद्र खन्ना। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी विनय क्वात्रा को हाल ही में इस पद पे अभी अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इससे पहले कौन थे यहाँ के एम्बेसडर? इससे पहले ये थे, ठीक है, ही वाज द प्रीडिसेसर, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, मनोज सोनी कौन है? ये यूपीएससी के चेयरमैन थे जिन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है, ये हाल ही में इन्होंने रिजाइन कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना। और राजेंद्र खन्ना कौन है? ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कहाँ के? झारखंड के, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट झारखंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट हाल ही में जो भी नियुक्तियां हुई उनको देख लेते हैं। जैसे कि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली डीजीपी बनी है, विकासशील एडीबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के डायरेक्टर बने हैं, रविंदर त्यागी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने हैं, नादिया केल्विन नए प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे, आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। वहीं सेंथिल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बने हैं भारत की तरफ से। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी बने हैं। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री बने हैं, पंजाब प्रांत में, ये आपको ध्यान रखना। देवेंद्र झझरिया भारत पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, पंजाब प्रांत में, यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एएस राजीव सतर्कता आयुक्त बने हैं, यह भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। राहुल सिंह सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं। नवनीत सहगल प्रसाद भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, प्रसाद भारती। तो ज्ञानेश्वर कुमार सुखवीर सिंह संधू अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त के ये जो होते हैं ना चुनाव आयुक्त, ये बने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।